बुज़ुर्गों की रसोई की शुरुआत जो थी वो कोविड के टाइम से ही हुई थी। जो डिलीवरी बॉय थे जब खाना देने आते थे वो हमें बताते थे कि वो कैसी परिस्थितियों से उस समय जूझ रहे थे। वो वाले बुज़ुर्ग हैं ना जिनको तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। जो मेरी मदर थी वो हैंडीकैप थी। तो पहले तो हम सब उसी को ही देख के इतने शॉक्ड हो गए कि हाँ, इतना साल ये बच्ची यहाँ पे कैसे। कहती हैं कि आज हमने 12 साल बाद इस बच्ची की शक्ल देखी है। तो उसके पास एक बच्चा था छोटा, कम से कम वो रहा होगा 1 से 1.5 साल का। तो उसने देखा उस बच्चे को, कहती कि उस बच्चे का ना होंठ कटा हुआ था, मतलब इतना पीस था ही नहीं। हाँ देखो दीदी मेरा बच्चा, ये देखो कितना सुंदर फेस हो गया। मतलब उसकी मदर की जो खुशी थी ना वो हम बयान नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज छाप में। बुढ़ापा, बढ़ती उम्र का वह पड़ाव जहाँ ज़रूरत होती है अपनों की, किसी के साथ की, सिर पर छत की और इन सब से बढ़कर भोजन की। लेकिन आज के समय में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रह गए हैं और अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। फिर कारण चाहे जो भी हो, बुजुर्गों की इन्हीं चिंता को दूर करने के लिए देहरादून की रमनप्रीत ने खोल दी बुजुर्गों की रसोई। और इस रसोई में भोजन में सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ही नहीं मिलती है सेहत, अपनापन, सम्मान, वो प्यार जो इन बुजुर्गों को ये एहसास कराता है कि कहीं ना कहीं कोई अपना इनके लिए है, जो रोज सुबह उठकर इनके लिए भोजन तैयार करता है और इन तक पहुंचाता है। फिर मौसम या परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, ये बुजुर्गों की रसोई एक भी दिन के लिए आज तक बंद नहीं हुई। तो मिलते हैं आज की हमारी शख्सियत जो समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं, रमनप्रीत कौर जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम बहुत ही नेक काम है, जब भी हम अपने मन से किसी के लिए कुछ करते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है। आपके मन में कैसे विचार आया कि बुजुर्गों की रसोई शुरू की जाए? बुज़ुर्गों की रसोई की शुरुआत जो थी वो कोविड के टाइम से ही हुई थी। कोविड का टाइम हमारी सोसाइटी क्या पूरी दुनिया ने जो वो समय, इतना ऐसा समय था, हर कोई चाहे बच्चा था बड़ा बुज़ुर्ग, हर किसी ने उस चीज़ को देखा है। और जो उस समय की जो परेशानियां थी वो शायद कोई भूल नहीं सकता अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो वाले क्षण कोई भूल नहीं सकता। इन सब चीज़ों को जब हम लोगों ने इतना पास से देखा, क्योंकि समाज के बीच में रह के हम लोग काम कर रहे थे कोविड के टाइम पे। उस टाइम किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं अवेलेबल हो रहे थे। सब चीज़ें जो चलते चलते एक ऐसा वर्ग था, सिर्फ एक बुज़ुर्ग वर्ग ऐसा था जो उस समय बहुत परेशान था। वो केवल हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने से नहीं लाचार था, सबसे बड़ी समस्या थी उनके पास खाने की। जो यंग लोग हैं, हमारी फैमिली है, सबसे बड़ा इसके पीछे जो हमने मुद्दा देखा ना वो चीज़ थी, जो लोग बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, जो परिवार में थे, उनके बच्चे हैं, बहू हैं, उन्होंने सबने वो चीज़ें हैंडल की, उस चीज़ को बड़े अच्छे से देखा। लेकिन जो बुजुर्ग उस समय अकेले परिवार में रह रहे थे, माता पिता, सबसे बड़ी समस्या उनके साथ थी। जब हम लोग खाना देने जाते थे उस समय पैकेट सिस्टम जो शुरुआत हुई थी, सिर्फ ये जो बुजुर्ग वर्ग था वही वहाँ पे ऐसा था कि ना तो वो घर से बाहर निकल सकता था, ना उनसे कोई कांटेक्ट कोई बनाने की कोशिश करता था। जब हमने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे कि कई जगह अंकल आंटी हैं या खाली बुजुर्ग हैं, अंकल हैं या सिर्फ आंटी हैं, अब वो खाना बनाने से लाचार है। उस समय हमारे पास होता था कि हम बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं, हम राशन नहीं ले पा रहे हैं, वो वाली समस्या, दवाई नहीं ले पा रहे हैं। जब हमारा जो डिलीवरी बॉय थे जब खाना देने आते थे वो हमें बताते थे कि वो कैसी परिस्थितियों से उस समय जूझ रहे थे। ये सारी चीज़ें देखते हुए जब ये उस समय तो था कि नहीं, अभी तो आप हर किसी को दो जिसको चाहिए, जो चाहे वो मेडिसिन थी, चाहे वो खाना था, जो भी चीज़ें। लेकिन जिस समय ये कोविड का टाइम ख़त्म हुआ, उस टाइम पे हम लोग ने देखा कि सब चीज़ें तो समय के अनुसार सब चीज़ें नॉर्मल होती गईं, लेकिन एक बुज़ुर्ग वर्ग ऐसा था कि उसको उभरने में बहुत टाइम लगा। बस उनको देखते हुए हमारी संस्था ने, जो हमारी संस्था के सदस्य थे, मैंने उनसे बातचीत की
कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ये रसोई बंद नहीं करनी चाहिए, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और लेकिन केवल और केवल बुज़ुर्गों के लिए ही रखेंगे। तो सबने सहमति भी दी कि किसी ने ये भी बोला कि मैम खाने का काम जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है। आप किसी को अब एक परिवार में हम 5 जन रहते हैं तो हम पाँचों का स्वाद एक जैसा नहीं है, लेकिन वो उस समय वो वाले बुजुर्ग हैं ना जिनको तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, उन मेरे हिसाब से कि उनके लिए वो स्वाद वो जो टेस्ट मैटर नहीं करता, बजाय इसके कि कोई भूखा ना सोए, खाना मिल जाए, बस उनको टाइम से खाना मिल जाए। सबसे बड़ी चीज़ वही थी, वो एक शुरुआत थी। हमने अपनी साइड से ही शुरुआत की कि भी इसको हम कंटिन्यू रखते हैं, आगे देखेंगे जैसा माहौल रहेगा, जैसा मतलब क्या क्या चाहेंगे वो लोग। करते करते आज उस चीज़ को, मेरी बुज़ुर्गों की रसोई को 3 साल हो गए और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो अभी भी कंटिन्यू है। बीच में कई बार कई पड़ाव ऐसे आते हैं कि बिल्कुल मन होता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, अब बंद करो इसको, लेकिन नहीं, वो ऊपर वाला है कहता है कि नहीं, वो एक जो ये शुरुआत थी ना, ये हमारी पता नहीं भगवान की तरफ से थी क्या, वो उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं हमें बुज़ुर्गों के लिए करना है। हम बहुत सारे एनजीओज़ हैं, हर वर्ग के लिए करते हैं ना, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं उनके लिए। लेकिन जो ये वाली साइड है कि भाई आप उनको भी तो देखो कि मेन प्रॉब्लम, हम इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल गए, मेन तो कारण यही है। अगर किसी बुजुर्ग को टाइम से खाना मिल जा रहा है, टाइम से उनको दवाइयाँ कुछ अवेलेबल हो पा रही हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है वृद्धाश्रम जाने की। बस यही सब चीज़ें सोचते हुए हमने बुजुर्गों की रसोई की एक शुरुआत की। आपकी रसोई में बुजुर्गों के लिए सिर्फ 20 रुपए में खाना, हाँ वो भी जी। उनके लिए जो दे सकते हैं, सक्षम है, हाँ, और जो नहीं दे सकते उनके लिए तो निःशुल्क ही है। उनके लिए निःशुल्क तो है। आपकी टीम कैसे करती है काम? मैं तो सही बताऊं, मैं अगर आज हमारा ये काम यहाँ तक पहुँच पाया ना, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी टीम का है। और मैं तो आपके माध्यम से तो सबका पहले उनकी शुक्रगुजार हूँ। उनका मेरे साथ इतना सपोर्ट रहता है कि अगर वो लोग नहीं होते तो फिर मैं ये नहीं कर पाती। अगर उन मेरे मेंबर्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये शायद नहीं कर पाती। बहुत सारे मेंबर्स हैं, मंथली वो लोग, उन्होंने कहा कि मैम हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप इसकी शुरुआत करो। मंथली सब लोग अपनी इच्छा अनुसार जो जितना कर सकते हैं वो मेरे को एक कंट्रीब्यूशन ही कहेंगे ना उसको, तो वो अपना वो देते हैं, और जिससे ही हम आगे खाना है, राशन डिलीवरी बॉय है, सबका उसका चीज़ें उसमें से ही बस कवर होती हैं। कितनी टीम जो आपकी मेरी टीम है? हाँ, कितने मेरी 55 से 60 मेंबर हैं हमारे। और इस टाइम पे देहरादून में 2 किचन है हमारी, एक सीमा द्वार पे और एक प्रेम नगर में। सीमा द्वार की अंजू भरतरी देख रही हैं, अच्छा, और प्रेम नगर में मिनी चावला हैं। तो मिनी चावला जो देख रही हैं वो प्रेम नगर की हमारी रसोई ठाकुरपुर तक काफ़ी उसने कवर किया हुआ है वहाँ पे। और जो सीमा द्वार से पूरा हमारा सर्वे चौक तक, पिथू वाला, मेहू वाला, पीताम्बरपुर, और सब जगह कवर करते हुए हाथी बड़गला से लगभग आधा देहरादून है कि पूरा वहाँ पे खाना हमारा जाता है। तो मेन्यू कैसे तैयार करती हैं इन सबका, कि अलग अलग होता है कि एक सा रहता है? नहीं, लगभग एक ही रहता है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, नॉर्मल खाना चाहिए, मसाले वगैरह चाहिए नहीं, तो एक दाल सब्ज़ी इसमें रहती है। बाकी मीठा वगैरह ज़्यादा नहीं देते क्योंकि बुजुर्ग हैं, शुगर आजकल हर किसी को शुगर वगैरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो एक सादा एक पौष्टिक आहार कोशिश करते हैं कि यही जाए। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं जो लड़का जाता है देने के लिए, उसी के ही कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं लोग कि भाई किसी को खाना चाहिए। अगर कोई दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो हम किसी न किसी को बोल देते हैं, उनके बिहाफ पे कोई ना कोई उनका खाने की जो पेमेंट है वो कर देते हैं। तो आपने इन बुजुर्गों को देखा, इतने टाइम से देख रही हैं, तो कभी कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी इनके साथ याद रहा हो बुजुर्गों को देखकर? जो मतलब ये जो इनमें बहुत सारे किस्से हैं, मतलब बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब हम लोग इनके टच में रहते हैं। एक जिस समय आज से मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले एक दूसरे पेपर में भी आया था, जिस समय हमारी ये शुरुआत हुई थी, तो एक लोगों ने उसको ना कटिंग कई लोगों ने अभी तक संभाल के रखी हुई है कि उस हेडिंग थी बड़ी अच्छी कि प्रीत जो है वो बुज़ुर्गों के लिए
समाज में एक अच्छा काम कर रही हैं। तो खैर उसमें एक अंकल थे जो काफ़ी बहुत बुज़ुर्ग हैं, इस समय शायद मोती बाज़ार रहते हैं वो। तो काफ़ी टाइम उनका खाना वगैरह गया। जब एक बार उनके जो बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने वो खाना लगवाया था, उनसे मेरी बातचीत हुई। मतलब वो पूछते थे कि आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमें बता दो। इस तरह से काफ़ी ऐसी बात-बात में कुछ ऐसे किस्सा हुआ कि भई मैं कहाँ से हूँ, मतलब ऐसे पूछते हैं ना, तो बताया मैंने। पता लगा कि वो जो अंकल थे वो मेरे फ़ादर के किसी टाइम पे बहुत क्लोज़ फ्रेंड रह चुके। तो जब मैंने बताया कि अपने फ़ादर का नाम, तो अंकल की आँखों में ना आँसू आ गए। कहते हैं कि आप उनकी बेटी हो? कहते मैं जिस समय हम लोग साथ में जॉब करते थे कि आप सोच नहीं सकते कि हम लोग का कितनी अच्छी दोस्ती थी। मतलब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अंकल की आँखों की रोशनी चली गई। फिर मेरे पापा भी थोड़ा, उनको भी पैरालिसिस का हुआ तो वो भी टाइम चले गए बस। अब वो जब उनको इतने सालों बाद पता लगा कि उन्हीं की बेटी है जो मतलब हमारे भाई को जो खाना जहाँ पहुँचा रही हैं, तो वो इतने इमोशनल हो गए। मतलब मैं खुद अब उनसे बात करके ऐसे लगता है जैसे मेरे फादर ही सामने बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बड़े सारे ऐसे किस्से हैं। मतलब इस रसोई ने हाँ, आपसे अपने परिचितों से मिलवा दिया। उनसे भी मिलाया सही में। बरसात हो या सर्दी हो, बुजुर्गों को भोजन समय से पहुंचता है। कभी डांट भी खाई इनकी कि देरी से हाँ, पहुंचा? नहीं नहीं, बहुत डांट खाई हुई है, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं ना, तो इनका वो एक होता ही है, चाहे हमारे घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं। अगर हम इनका अच्छा भी कर रहे हैं तो हमें उनकी माँ बाप की तरह डांट भी इनकी पड़ती ही पड़ती है। अक्सर क्या होता है, जैसे बारिश है, बारिश ना भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे जो डिलीवरी बॉय है, कभी जाम लग गया, कभी कुछ हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया, 15 मिनट भी लेट हुआ तो वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, आज खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो बस फिर वो डांट तो डिलीवरी बॉय ही खाएगा, लेकिन हाँ, वो बेचारे हैंडल कर लेते हैं उस चीज़ को। क्योंकि एक तरफ उनके साथ देखा जाए ना, थोड़ा सा उनको भी ऐसे लगता है ना कि क्योंकि वो हमारे पे ही डिपेंड है। अब हमारा लड़का टाइम से जाएगा वहाँ खाना देने, वो ही वो खाएंगे। तो थोड़ा भी लेट होता है तो एक तरह से उनको भी डर लगने लगता है, आज हमें पता नहीं खाना मिले। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि कभी हमने मतलब लड़के को बोला यार और वो नहीं गया, देर में जाएगा शायद, हो सकता है कभी कभार, लेकिन डांट भी खाएगा वो, पर नेक्स्ट डे फिर टाइम से जाएगा। इन बुजुर्गों से जुड़ा कुछ ऐसा वाकया जो आज भी भुलाए नहीं भूलता, जो दिल को छू जाता है कि आज क्यों है ये बुजुर्ग अकेले? ये मतलब बहुत ऐसी टचिंग बातें हैं ना। जिस समय हमने ये बुज़ुर्गों की रसोई शुरू की थी, उस टाइम पे हमारे पास बड़े अजीब ऐसे ऐसे वाक़ये आते थे कि हमें देख के ना खुद फ़ील होता था कि मतलब क्या आज के टाइम में भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं। एक कारण होता है कि बच्चे बाहर गए हुए हैं, फ़ॉरेन गए, लेकिन आप माने कि वो वाले परिवार भी हैं हमारे पास कि जहाँ उसी परिवार में बच्चे हैं, बहू बेटा सब हैं, उनके पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन वहीं पे वो माँ बाप भी हैं जो दूसरे कमरे में हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन वो खाना, एक टाइम का खाना नहीं उनको दे सकते। हमारे पास ऐसे भी बुजुर्ग हैं। एक महिला थी, वो कम से कम उनकी एज ऐसी 75-76 के आसपास रही होगी। वो इतनी लाचार थी, इतनी मतलब ऐसी थी कि शुगर पेशेंट थी, उनको दिखाई नहीं देता था। जो हमारे डिलीवरी बॉय था वो जाता था खाना देने, तो कभी अगर आंटी सामने नहीं दिखी, अगर उनके बच्चे भी सामने हैं ना, वो उनको कह देता था लड़का कि आप आंटी ये खाना उनको दे दो। वो खाना उठा के उनके रूम तक नहीं पहुंचाते थे, आप खुद जाके दे दो। आंटी की आंखें, उनको ऑपरेशन करवाना था, उन्होंने इतनी बच्चों को इतना रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं लेकर गए। फिर उन्होंने हमसे एक बार बात करी, जो हमारा लड़का जाता था, कि भाई मैडम को बोलो एक बार मेरे को डॉक्टर को दिखा दें। फिर हमने किसी तरह उसको हॉस्पिटल भेजा। अब ये भी एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी रहती है ना कि अगर हम ले जाएं, बाई चांस पीछे फिर घर वाले उनके कुछ ना कुछ, अरे आप हमारे बिगैर कहे कुछ सुने, आप क्यों ऐसे कैसे ले गए। तो वो एक चीज़ नहीं होती, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी। ऐसे ही एक और अंकल आंटी थे शुरुआत में हमारे साथ, वो भी जुड़े, जिनके यहाँ खाना जाता था। इस टाइम उनके 2 बच्चे हैं और दोनों डॉक्टर हैं। और लेकिन यहाँ पे इस घर में वो केवल दोनों आंटी अंकल बुजुर्ग ही रहते थे।
अब वो आंटी की भी क्योंकि काफ़ी एज हो गई, लेकिन होता है कि जिनको काम करने का होता है ना तो खुद से ही करते हैं। लेकिन वो कभी एक बार गिर गई, स्लिप हो गई, अब उनको चोट वोट लगी, लेकिन उनके घर से कोई बच्चा ना तो उन्हें पूछने आया, ना उनको किसी ने आस पड़ोस किसी ने खाने के लिए पूछा। बहुत उस समय मतलब दिल दुखा कि तो हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग भी हैं। फिर दोनों तीनों टाइम का खाना वो अंकल को अब वो पे नहीं कर पा रहे थे। हम मैं तो आज भी यही कहती हूँ कि हमें केवल एक कांटेक्ट नंबर दे दो, अगर के कोई बुजुर्ग जहाँ तक हमारा लड़का जा रहा है, ठीक है ना, हमारे एरिया में है, मैं कर सकती हूँ, तो हम तो उसे पैसे के लिए भी नहीं बोलते कि नहीं, वो अलग मैटर है। अगर दे पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं दे पा रहे हो कोई और कर देगा, लेकिन हमें कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, ठीक है। हमारा मेन मकसद ये है, अगर मैं बुजुर्गों की रसोई चला रही हूँ, कोई भी बुजुर्ग रात को अकेला मतलब ना सोए, ऐसे भूखा ना सोए, बस मेन हमारा मकसद यही रहता है। कुछ दिक्कतें जो दिक्कतें तो आती हैं, किचन का काम है, वो मेन प्रॉब्लम होती है इसमें, तो सबसे ज़्यादा राशन की ही होती है। हमें एवरी टाइम उसमें कुछ राशन पूरा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो कभी होता है ऐसा कि क्योंकि राशन वगैरह है नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन बात वहीं सारी आ जाती है कि जो हमारे साथ हमारी टीम कैसी है। मुझे वो मेरी टीम ने कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो कभी अगर कुछ चीज़ कम भी हो जाए तो सब उसी टाइम अवेलेबल कर देते कि नहीं आप करो। अरेंजमेंट कैसे होता है, क्योंकि जब आपको फाइनेंशियली बाहर से कई लोग जैसे हेल्प कर देते हैं, हाँ। तो काम अच्छा चलता है, लेकिन इस टीम में वो लोग शामिल हैं जो आप ही के टीम के हैं और वो भी अपनी इच्छा अनुसार ही देते हैं। हाँ। तो कैसे होता है, कभी कोई ओकेजन है, कोई दे जाता है, बुजुर्गों से कोई मिलने आता है, कोई त्योहार है, किसी का जन्मदिन है? हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग कई लोग हैं ऐसे कि किसी की एनिवर्सरी है या बर्थडे है, तो अक्सर लोग कभी मीठा या फल फ्रूट उसमें दे जाते हैं कि भाई हमारी तरफ से आप बुज़ुर्गों के लिए, या किसी एक दिन का अपना वो अपनी तरफ से उनका खाना कर देते हैं कि आज हमारी तरफ से आप। फिर हम पूछ भी लेते हैं स्पेशल कुछ, जैसे बहुत दिन हो गए कुछ ऐसा, बुज़ुर्ग हैं, हल्का फुल्का इनका ही खाना रखना पड़ता है। कभी हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा अच्छा इनको हैवी में जैसे राजमा वगैरह हो गया या आलू पूरी हो गए, कभी ऐसा भी रखते हैं कि यानी कि बिल्कुल ही ऐसा सादा खाना, सबके टेस्ट का हाँ, पूरा ध्यान रखना बिल्कुल पड़ता पूरा है। ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नमक मिर्च पसंद नहीं करेंगे, और कुछ हैं कि जिस दिन अगर बिल्कुल कम कर दें, अगले दिन उनका फ़ोन आ जाता है, आज खाने में स्वाद क्यों नहीं आया, आज नमक मिर्च ऐसे क्यों नहीं थी। तो सभी का ही मैचिंग करके चलना पड़ता है। आपने शुरुआत इसकी 2-3 लोगों से ही की थी, हाँ। जो अब करीब जरूरतमंद हो 60 से अधिक हो गए 60 से अधिक हैं। वैसे चिंता का विषय है कि बुजुर्ग जो अकेले रह गए हैं, ये इनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं अपने करियर के लिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो बुजुर्ग अकेले रह गए हैं, उनके लिए जब वो छत तो प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन भोजन भी करवाना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या कि हम लोग ना कुछ इसमें नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए देखिए एक परिवार है, माँ बाप 4, आजकल छोटी फैमिली हर किसी की, वो पहले वाला टाइम नहीं है ना कि सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, इसके बच्चे चले गए हैं तो चाचा ताऊ वाला सिस्टम वाला तो वो ख़त्म ही हो गया। छोटा परिवार है, बच्चे अगर चले गए पीछे, माँ बाप कैसे करेंगे? या तो हर कोई इतना सक्षम भी नहीं कि अपने घर में कोई मेड लगा पा रहा है, कोई काम वाली है कि हाँ खाना बना के चली गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। और एक उम्र के बाद कुछ ना कुछ हर किसी को कोई बीमार हो गया, कुछ ना कुछ समस्या होती है। अब उसमें मेरे को तो हम लोग समझ नहीं पाते कि आप गवर्नमेंट को भी कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व करोगे, वो हर एक के घर में नहीं जा पाएगी। तो बस एक खेत है कि हाँ, उनके परिवार को ही सोचना पड़ेगा, फिर भी उनके बच्चों को ही सोचना पड़ेगा कि अगर आप जा रहे हो पीछे, आपके माँ बाप को कौन देखेगा। अब ये हर संस्था तो ये काम नहीं कर पाएगी। अब जो बीड़ा हमारी संस्था ने उठाया है, लेकिन मैं तो नहीं समझती कि भाई इससे पहले कभी सुना ही नहीं यहाँ पे। जो अगर ये चीज़ शुरू भी करते हैं, कोई 1-2 महीने से ज़्यादा इसको नहीं कंटिन्यू कर पाते, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है
कि वो अभी तक तो चल रहा है, आगे सबका सहयोग मिलता रहेगा। तो बस मेरा मेरा तो ये है कि हम सिर्फ बुज़ुर्गों की हम सेवा करते रहें, चाहे उनकी दवाइयों से है, चाहे खाने से, बहुत सारी उनकी और भी समस्याएं होती हैं, हम उसको ठीक है जितना मेरे स्तर का है हम उसे कर लें बस। तो परिवार का कितना सहयोग रहता है, बच्चे कितना समझते हैं इस चीज़ को? नहीं, बच्चे भी समझते हैं। अब इतना बड़ा काम अगर मेरे परिवार का सहयोग ना मिलता तो शायद मैं नहीं कर पाती। मेरी मदर इन लॉ हैं, साथ में हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको पता है कि अगर मम्मी किसी के काम के लिए जा रही हैं तो सब जेन्युइन है। अगर वो खाना किसी का जा रहा है, मेरा बेटा है, कई बार कभी ऐसा नहीं, कभी कई बार ऐसा हुआ कि मेरे डिलीवरी बॉय उनके परिवार में भी कुछ ना कुछ दुख सुख है ना, उन्होंने छुट्टी ली है, लेकिन मेरा खाना उस दिन भी बंद नहीं हुआ। मेरा बेटा है वो खुद जाएगा देने के लिए कि नहीं मम्मी, अगर आप किसी के खाने की जिम्मेवारी ले रहे हो तो आप उसे एक दिन छोड़ भी नहीं सकते हो। मैं कौन जाएगा कि मैं जाऊंगा। तो वो दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हाँ, मेरे बच्चों में भी वो चीज़ है कहीं ना कहीं कि अगर मेरे बाद कोई ना कोई इसी को संभालेगा। तो संभाल सकते हाँ। हैं। आपकी बुजुर्गों की रसोई तो 3 साल ही हुए अभी खोले हुए, लेकिन आपकी सेवा का सफर करीब 15 साल पुराना है। और अभी 3 साल पहले आपने अपनी संस्था को रजिस्टर करवाया, और वो भी अपनी माता जी के नाम पर। कितना प्यार मिलता है? अ, अभी तो ज़्यादातर सब लोग इसको बुज़ुर्गों की रसोई के नाम से सब पहचानते हैं। मेरी मदर के नाम से भी जब ये हमने शुरुआत की थी, मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो ऐसा हुआ कि हम लोग ने ना एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने 150 पौने 200 व्हील चेयर्स हमने देनी थी। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो जिस समय प्रोग्राम शुरू हुआ तो मतलब हमने इसको सोचा करने के लिए, तो सबने कहा कि इस पे एक किसी का नाम होना चाहिए, खाली मेरे नाम से तो ये नहीं इसको चलेगा। तो अब समझ ना आए कि क्योंकि उस समय मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं लगी कि हमने कोई एनजीओ भी खोलना है, कुछ मतलब ऐसे आप लिस्ट। काम कर रहे थे, एक हाँ, नाम नहीं दिया था हाँ, बस। नाम कुछ नहीं दिया था। तो क्योंकि फिर हमने, मेरे जो ब्रदर हैं कुंवरदीप, वो इस संस्था के सचिव भी हैं, तो भैया से बात हुई, तो ऐसी बात बात में कहने लगे कि देखो हम जो व्हीलचेयर हम दे रहे हैं वो मम्मी के नाम से दे रहे हैं, तो हम इसका नाम भी उन्हीं के नाम से ही रखते हैं, मनबीर कौर। जो उस समय ट्रस्ट नहीं बना था, मनबीर कौर व्हीलचेयर वितरण समारोह। तो हमने कहा ठीक है। अब वो बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरा हुआ, उसमें सम्मान समारोह भी हुआ। अब उसके बाद जो भी अगला कार्यक्रम हुआ, हमने बहुत सारे गौरा देवी सम्मान समारोह रखा था, या बच्चों को देते हैं, किसी स्कूल में हम लोग पेंटिंग कंपटीशन करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो फिर भैया ने बोला कि अब से जो भी आप दोगे कार्यक्रम या सम्मान समारोह तो वो इन्हीं नाम से ही जाएगा। मैंने कहा मम्मी के नाम से तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो हमारे जितने भी सम्मान पत्र भी बनते हैं वो मनबीर कौर ट्रस्ट के नाम से ही बनते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रस्ट का नाम ही मम्मी का ही रख दिया। और व्हीलचेयर देने का कारण सबसे बड़ा ये था क्योंकि जो मेरी मदर थी वो हैंडीकैप थी। पहले नहीं, शादी के बाद हम लोग छोटे छोटे थे तो कुछ प्रॉब्लम हो गई पैर में, तो एक उनका जो पैर था वो अलग करना पड़ा उनको। बहुत सारे ऑपरेशन हुए, बड़ी उनकी दवाइयाँ चली, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, लास्ट उसको रिमूव ही करना पड़ा। तो उसके बाद उनको बहुत सारी जो उस समय उनको दिक्कतें देखी ना, वो सब चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती हैं कि एक हैंडीकैप है, अगर बच्चे भी हैं, वो कैसे अपना घर संभालता होगा। तो हमने वो चीज़ें तो अपनी आंखों से देखी है ना, महसूस की हैं। हाँ, ये है, भले शरीर का कोई अंग ना हो, हाँ, लेकिन हम जा सकते हैं आगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहें। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने देखा, दो चीज़ें होती है ना, एक तो जो बाय बर्थ होगा ना उसको वो हैप्चुअल होता है कि हाँ मेरा एक चीज़ नहीं है, उसको कैसे काम करना है। लेकिन एक एज के बाद जब बच्चे भी हैं उसके बाद, और वो भी लेडी घर का जिसको सारा काम संभालना है, बच्चे संभालने हैं, तो उस टाइम पे अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो टाइम कैसा मतलब होता है ना कि मतलब वो समय हम लोग नहीं भूल पाते। इसलिए था कि बुज़ुर्गों की रसोई तो बहुत बाद में मेरा शुरू हुआ। शुरू से पहले तो हम लोग जो दिव्यांग लोग हैं हम उन्हीं के लिए काम करते हैं।
मैं इस टाइम तक वो जो हमारा प्रोग्राम था उसके अलावा अभी तक हम कम से कम 250 व्हील चेयर्स दे चुके हैं, मम्मी के नाम से ही देते हैं। और जब ये आपने व्हील चेयर बांटी तो उस दौरान एक ऐसा वाक्य भी हुआ जब एक गांव के लोगों ने वहीं की लड़की को करीब हाँ 12 साल बाद देखा। हाँ, वो हम किसी स्कूल में गए थे, वहाँ पे यही दिसंबर का टाइम था, 15-20 बच्चे थे, तो हम उनको गर्मियों के सर्दियों के कपड़े ना स्वेटर्स वगैरह देने ही गए थे। जो वहाँ के प्रधान जी थे उन्होंने बताया कि 2 बच्चियाँ थी वहाँ पे, एक्चुअली एक छोटी बच्ची उसी स्कूल की थी, उसको पोलियो हुआ था, वो 3rd या 4th में थी वो बच्ची, तो वो उसका घर स्कूल से बहुत दूर था, तो वो कैसे आती थी कि सर्दी बरसात वो नीचे ही अपना बैठ बैठ के स्कूल तक पहुंचती थी। हमने उसको व्हीलचेयर दी थी। तब उन्होंने बताया कि एक और बच्ची है यहाँ पे, तो उसी गांव का एक आखिरी मकान था, तो वो वहाँ पे कम से कम उस बच्ची की एज ऐसी रही होगी 18 से 20 साल के आसपास। तो हम लोग जब व्हीलचेयर लेकर गए, मेरी संस्था के सदस्य भी थे उसमें, अब हम वहाँ गए तो पूछा वो बच्ची कहाँ है, कहते हैं ऊपर से जो डबल स्टोरी वहाँ पे उसका रूम है। हमने कहा अब हम उस बच्चे को देख सकते हैं कि हाँ। अब हम ऊपर गए, कम से कम वो 15 से 20 सीढ़ियाँ थी वो, वहाँ पे ऊपर जाके देखा तो एक दरवाज़ा उन्होंने जब खोला, तो क्योंकि खेत वगैरह भी है वहाँ पे, तो जहाँ पे उस कमरे में वो गेहूं की बोरियाँ रखी थी, वहाँ पे उस बच्चे का रूम था। एक चारपाई ऐसे बिछाई हुई थी और वहाँ पे उस बच्चे को लेटाया हुआ था, लड़की को। तो पहले तो हम सब उसी को ही देख के इतने शॉक्ड हो गए कि हाँ, इतना साल ये बच्ची यहाँ पे कैसे। अब उसमें उस माँ की भी इतनी मेरे को नहीं समझ आई कि उनको भी उनकी ऐसी ज़्यादा गलती क्या कह सकते हैं। कहते जब ये छोटी बच्ची थी तब हम इसको उठा सकते थे, कहते अब ये बड़ी हो गई, इसका वेट हो गया, क्योंकि वो खुद इतने बुजुर्ग थे, कह रहे मैं रोज रोज नहीं उठा सकती हूँ उसको, इसलिए उन्होंने उसको ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि दिन में गए, मैंने कहा क्या हम इसको बच्ची को व्हीलचेयर में बिठा के बाहर ले जा सकते हैं धूप में। कहते हाँ आप उठा लो, कहते हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि उसमें 3-4 जने थे, बच्ची का वेट काफ़ी हो गया था उसी रूम में लेटे लेटे, उसको बिठाया हमने व्हीलचेयर पे, हम बाहर लेकर गए। वो इतनी खुश हुई वो बच्ची, माँ बाप इतने खुश हुए। मतलब वो चीज़ तो अलग थी, जो गांव के आसपास वहाँ पे जो धान वगैरह काट रही थी ना, वो लेडीज़ भी खड़ी हो गई वहाँ पे। कहती हैं कि आज हमने 12 साल बाद इस बच्ची की शक्ल देखी है, 12 साल बाद इस बच्चे को हमने बाहर देखा है, कि मतलब कहते हैं हमने शायद बचपन में कभी देखा होगा उस बच्चे को। तो हमने ऐसे ऐसे स्थितियाँ देखी आपकी उन वजह से बच्चे। उसे भी एक नई हाँ, फिर हम रोशनी उसे मिली। बाहर लेकर आए। मैंने कहा अब आप इसको रोज़ सुबह बाहर लेकर आओ, थोड़ी सी उसको के भी उसको कुछ तो उसके अंदर जाए। तो बस वो वाली चीज़ें थी। बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि जब आप समाज सेवा करते हैं ना, तो वही कहते हैं ना कि बहुत सारे दुख भरे पड़े हैं, आप किसका घर छोड़ोगे, किसका घर देखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस्सा में हम लोग भूल नहीं पाते हैं ना। वो बच्ची के फेस एक्सप्रेशन में आज तक भूल पाई जब वो बाहर निकली अपने कमरे से। और इसके साथ साथ ही आपने कई लोगों के ऑपरेशन करवाए, आपकी सेवाओं का हाँ। दायरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, ऑपरेशन करवाए, वो भी ऐसे ऐसे थे कि मतलब जहाँ तक मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, मैं जा ही नहीं पाती वहाँ तक। वो भी हमारी संस्था के थे, कुछ सदस्य थे, जैसे अमृतसर गए थे दरबार साहब माथा टेकने। अब वो बाहर बैठी थी, बाहर बैठ के तो एक कोई लेडी आई थी मांगने के लिए, पैसे जैसे मांगते हैं, तो उसके पास एक बच्चा था छोटा, कम से कम वो हो रहा होगा 1 से 1.5 साल का। तो उसने देखा उस बच्चे को, कहती कि उस बच्चे का ना होंठ कटा हुआ था, मतलब इतना पीस था ही नहीं। तो उसने पूछा इसे क्या हुआ, कहते कि नहीं ये बाय बर्थ ऐसा है। तो वो कहते कि तो ये खाना कैसे खाता है, मतलब होंठ तो बिल्कुल पीस ही नहीं है उसका। तो कहने लगी कि ये बाय बर्थ है, अब इसका ऑपरेशन करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और डॉक्टर कहते कि अगर और थोड़ा टाइम हुआ, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ना तो ये खा पाएगी ना बोल पाएगी, क्योंकि वो पीस नहीं है। अब उसने उसका एक नंबर लिया था, कह रही मुझे तू अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दे। वो देहरादून आई, उससे मुझसे बात की कि मैडम ऐसे ऐसे है, मैं एक वो लेडी है, उसका बच्चा है छोटा, पर वो उसके पास पैसे नहीं है, और रहती कहाँ है, अमृतसर।
मैंने कहा देख फिलहाल तो अमृतसर मेरा कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, कुछ कोई जानने वाला नहीं है, मैं कैसे कराऊँ, और वो भी इतने नहीं कि मैं उसको वहाँ से देहरादून बुला लूँ। तो एक दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन उसका फिर फ़ोन आया कि मैडम उसके लिए सोचा नहीं है आपने। मैंने कहा आरती देख मेरा ना वहाँ पे अमृतसर कोई ऐसा जानने वाला ही नहीं है, मैं किसके पास भेजूँ उसको, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं कहा अच्छा तुम मेरे को सोचने दे। एक कोई बहुत दूर से थे, मेरे साथ फेसबुक पे ही थे एक सरदार जी, मंजीत सिंह जी, उनसे मैंने बात की कि ऐसे एक लेडी है, और बाय चांस पता लगा कि वो भी जो सरदार जी थे अमृतसर ही रहते थे। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, तो वो इस बच्चे का उसको ना किसी डॉक्टर को दिखाना है। हाँ आप भेज दो। अमृतसर गुरुद्वारे के पास ही एक गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे फ्री ऑपरेशन होते हैं, आप भेज दो। अगले दिन वो लेडी वहाँ गई, उसको फ़ोन आया मुझे, उसको अपॉइंटमेंट भी मिल गया, उसका ऑपरेशन होना था 2 दिन बाद, उसको एडमिट भी करा दिया। चलो मैंने कहा ये तो अच्छा हो जाएगा, उसका ऑपरेशन हो गया। अब जिस दिन ऑपरेशन हुआ 4 दिन बाद जब ऑपरेशन हो गया, उसने मुझे वीडियो कॉल करी। अब उसके पास वो फ़ोन था नहीं, वो अब आसपास किसी पेशेंट का फ़ोन लिया उसने, लड़की का, उसे मुझे वीडियो कॉल करवाई कि दीदी आपको ना फ़ोटो दिखानी है, बात करनी है। मैंने कहा ऑपरेशन हो गया, कहती उसको आगे किया उसने, फिर हाँ देखो दीदी मेरे बच्चे, ये देखो कितना सुंदर फेस हो गया, मतलब उसकी मदर की जो खुशी थी ना वो हम बयान नहीं कर सकते। और पीछे एक बच्चा और था, मतलब जो मेरे लिए सरप्राइज था। तू भी दिखा देखते, देखो दीदी मेरे दोनों बच्चों के फेस कितने अच्छे हो गए। मैंने कहा ये दूसरा बच्चा कहाँ से आया, मैंने तो एक ही की बात की थी। कहते नहीं वो जिनसे बात करी ना, मेरे दोनों बच्चों को सेम प्रॉब्लम थी कि दोनों बच्चों के होंठ नहीं थे। कह रही मेरे दोनों बच्चों का ऑपरेशन हो गया। आपकी एक तरह से दो मैंने जिंदगियां संवर गई। मैं कहा मैंने कहा मैंने तो एक ही की बात करी थी, दोनों बच्चे कहाँ से है। पर वो भैया ने से बात हुई, कहने लगे नहीं इससे बताया मेरे पास दोनों बच्चे हैं, इसके बेटा बेटी दोनों के ऑपरेशन हो गए। और वो भैया ने उसको बोला देख आज से तू मेरी बहन है, तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना जीवन में तू मेरे को फ़ोन करना, तो देहरादून मत फ़ोन करना कि वो दीदी को फ़ोन नहीं करना, तू मुझे बता। क्योंकि अब यहाँ पर हो तो हम हाँ आपके लिए करेंगे। तू पंजाब में रहती है, तो आज से मैं तेरा भाई। अब चाहे उसको राशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो उसको कांटेक्ट करते हैं। बहुत सुंदर। और उसके बाद से मतलब मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया। अब ना मेरे पास उसका नंबर है कोई, ना उसका कभी कॉल आया, लेकिन ऐसे लगता है वो भगवान ने भेजा था आप जरिया बनने थे उनके लिए। कि हाँ, नहीं तो मेरा कोई लिंक नहीं था वहाँ पे कि मैं कहाँ से उसको ऑपरेशन। अब मेरे कोई पैसे नहीं लगे, मेरा कुछ भी नहीं लगा। मैं कई बार यही जो सोचती हूँ, हाँ, लेकिन मेरा आपका कुछ भी ट्रस्ट नहीं था, वो लगा। एक जरिया बन गया उनके हाँ। लिए। कहते हैं हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप खुद एक महिला हैं, तो आपकी सफलता के पीछे कौन है? मैं तो यही मानती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरी जो सास हैं उन्हीं का ही सपोर्ट है, उन्हीं का ही हाथ है। क्योंकि अगर उनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरी जिस समय मेरी शादी हुई, मैं बस अभी 12th पास करके, और मैं बीए अभी एडमिशन लिया ही था, उस समय मेरी शादी हुई। तो एज बड़ी छोटी थी मेरी, लेकिन जब यहाँ आई तो मेरी सास का मानना था, था मम्मी का, कि सास नहीं बोलती हूँ तो उनको मम्मी माँ ही बोलती हूँ, कि रमन देख मेरे को नहीं अच्छा लगेगा कि मेरी बहू ना 12वीं पास पढ़ी हो, तू आगे पढ़ और अपनी पढ़ाई पूरी कर। बस वो उनका सपोर्ट इतना था कि आगे बीए कंप्लीट किया, बीलिप भी किया, एनटीटी भी किया, डीएलएड किया, और पता नहीं क्या कितने तो कोर्स करे। फिर उसके बाद 12 साल मैंने टीचिंग भी करा। बच्चे तो मेरे छोटे छोटे, फिर उस समय मम्मी ही संभालती थी। फिर अब क्योंकि जब हम एक बार बाहर निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब जो समाज सेवा देखा जाए तो एकदम से तो नहीं आया, वो शुरू से ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। हाँ, एक बीज होता है, धीरे धीरे हाँ, पनपता है। तो कहीं स्कूल के बाद भी अगर किसी के लिए कुछ कहीं जाना पड़ गया, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे को, मम्मी का। तो मेरे पीछे हस्बैंड का भी रहा, मेरे बच्चों का भी रहा, क्योंकि जब तक पूरे परिवार का सपोर्ट नहीं रहेगा मैं तो कुछ नहीं कर पाती फिर। लेकिन जो सफलता की नींव बोई वो नींव, आपकी मदर हाँ, मदर इन लॉ ने, तो उन्हीं के कारण यहाँ तक मैं आज पहुँच पाई हूँ। आपकी इस पहल को सलाम मैम।
बुज़ुर्गों की रसोई जो है वो एक बहुत बड़ा बीड़ा है इस समय, जो हमारे संस्था ने, हम लोग ने इस समय उठाया हुआ है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक सिर्फ़ यही सबसे एक गुज़ारिश है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि बिना सहयोग के मैं इसको ज़्यादा हम लोग नहीं चला पाते। अभी अभी भी अगर कई लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप लोग मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से आप उस मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं चाहूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, हम बुज़ुर्गों के लिए ही काम कर रहे हैं, हम उनका खाना हम आगे कंटिन्यू कर पाएँ। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आज की इस व्यस्त जिंदगी में जहाँ हमें अपनों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, वहाँ रमनप्रीत जी उन बुजुर्गों का सहारा बनकर खड़ी हैं। तो आइए हम भी एक प्रयास करें, कोई बुजुर्ग अकेला ना रहे, कोई बुजुर्ग भूखा ना सोए, इसका ख्याल रखें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।